पीयूष मैडम कहाँ गई? तुझे होस्ट बना दिया। Audible? Am I audible now? Hello? I have reconnected now. Please give me a confirmation if you can hear me and you can see my screen. Hello? यस मैम, बट मैम ऑडियो में बहुत धीरे आ रही ऑडियो धीरे आ रहा है? अभी भी धीरे आ रहा है ऑडियो? अभी क्लियर है? है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ये टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली जैसे लेक्चर का टॉपिक का नेम यही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे पैसे का, मनी का वैल्यूएशन करेंगे डिफरेंट टाइम्स में। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी अमाउंट हम ले लेते हैं। अगर अमाउंट कोई भी अमाउंट मनी का अगर हम ले लेते हैं तो उसका जो भी आज के टाइम में वैल्यू है, पैसे का जो वैल्यू आज के टाइम में है, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उतना वैल्यू ना रहे, या हो सकता है पहले वाले टाइम में मे बी 10 years बैक उसका वो वैल्यू नहीं था। जैसे कि अगर हम 50 साल पहले की बात करें, इकोनॉमिक्स में ही अगर हम पैसे की बात करें, तो पहले टाइम में बहुत सैलरीज कम हुआ करती थी। पहले टाइम में छोटे अमाउंट में बहुत कुछ काम हो जाया करते थे। तो उस टाइम पर वैल्यू ऑफ मनी वाज मोर देन दैट ऑफ व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ मनी इन टुडेज टाइम्स। जैसे पहले लोगों की सैलरीज थाउजेंड्स में हुआ करती थी, पूरे साल की सैलरी थाउजेंड्स में वो लोग कमाते थे। आज लाखों में कमाते हैं हम, तो भी हमारे जो हमारे नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाते। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पहले जो वैल्यू ऑफ मनी रुपी का हुआ करता था, आज वो वैल्यू गिर गई है। पहले 1 रुपी में $50 हुआ करते थे, फिर 55 होने लगे। जैसे रुपी जो होता है कि मतलब $1 में 50 रुपए होते थे, फिर 55 होने लगे, 60 होने लगे, अब 70 प्लस इसका वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ मनी अगर मैं INR की कैलकुलेट करूंगी, इंडियन रुपी की, INR इज इंडियन रुपी, US डॉलर्स अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ INR हैज बीन रिड्यूस्ड, या वो कम हो गई है। ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि आज जो मनी अवेलेबल है इन द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन दैट द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। समझ आया आपको? यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दोबारा रीड करो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट से, दैट इट इज द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम में जितना पैसा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक अमाउंट हम ले लेते हैं, उतना पैसा अगर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज आज हमारे पास हैं, तो जो हम 10,000 रुपीज की परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो 10,000 रुपए का पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स आई वुड से नहीं रहेगा। मे बी 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन फ्रॉम टुडे, वो परचेजिंग पावर उस पर्टिकुलर अमाउंट का नहीं रहेगा और कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। ठीक है। तो द मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वर्थ ज़्यादा है देन द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट 10,000 रुपये अगर हम ले रहे हैं आज का, तो सेम अमाउंट का ही फ्यूचर में कम हो जाएगा। This core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more than sooner it is received. अगर हमने ये मनी, अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इस मनी का वैल्यू फॉर श्योर कम होने वाला है। But at the same time, if we will receive this money, or if we have this money, any amount of money today, we can earn interest on that and we can make more money from that money टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। यानी कि हमने सेम अमाउंट को यूज़ किस तरह से किया, इन्वेस्टमेंट करके अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम अर्न कर रहे हैं कुछ भी इंटरेस्ट भी, या कहीं पर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पर हमें डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स में या कहीं पर भी, तो
Just give me a moment. गेट बंद भी कर दो, बहुत आवाज आ रही है, मुझे कॉल कर रही है। हाँ, लगा दूंगी। इंटरनेट फिर से कुछ स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, बट यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द टॉपिक ओवर हियर, बिकॉज व्हेनेवर वी आर मेकिंग any investment anywhere in any project as far as the economy is concerned, तो हमें लेना इसको कंसिडर करना पड़ता है। अगर हमें कोई लोन्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट को कहीं वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लेना है, कुछ करना है, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आज की वैल्यू क्या है हमारी मनी की, फ्यूचर में जब रिटर्न करना होगा तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रिटर्न करते टाइम वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, फ़ायदा है नुकसान है क्या है, और कुछ नहीं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू इक्वेशन को करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, विच सेज दिस कि प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला सेज कि फ्यूचर वैल्यू वो इक्वल होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट प्लस में दिस 1 रेज़ टू द पावर n। मैं आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का वैल्यू लेकर भी समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी आगे जाके मैं समझाऊंगी इस पर्टिकुलर दिस फॉर्मूला यू हैव टू पुट एज इट इज इन दी वाइल कैलकुलेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंपैरिजन करते हुए। तो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो हम जो ये फ्यूचर वैल्यू के अंडर नीचे जो भी वैल्यूज आ रही है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे प्रेजेंट वैल्यू के पास, और हम फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको फ्यूचर अभी बताती हूँ 2-3 स्लाइड्स के बाद एक एग्जाम्पल लेके, बट आप प्लीज इस फॉर्मूले को एज इट इज मेंशन करेंगे कि दिस इज व्हाट दी हाउ द प्रेजेंट वैल्यू और द फ्यूचर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। This is a mathematical formula which is being formulated in order to calculate the exact amount of value. So there are reasons for time value of money. बहुत सारे reasons होते हैं जो कि हमें अभी जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं चीज़, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई रीज़न हम पढ़ रहे हैं वो पूरी कंट्री के लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरी कंट्री हमारी पूरी इकोनॉमी जो है इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे हैं हम। सो देयर आर सर्टेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, वन ऑफ द रीजंस कि हम कुछ भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री कहीं से कोई प्रोजेक्ट बाय कर रही है या किसी से कोई और हेल्प दे रही है अपने प्रोजेक्ट को, किसी न्यू प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अभी जो मेट्रो का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो हमने दूसरी कंट्री से कॉन्सेप्ट को हेल्प मांगी इस चीज़ के लिए, तो उन लोगों ने हमसे अर्न भी किया। ऑफकोर्स वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हमें अपना टाइम देकर हमारे लिए कुछ एक प्रोजेक्ट को हमारे ही कंट्री में इंस्टॉल करा के इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी कुछ अर्न कर रहे होंगे मनी उससे। वी हैड पेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑल्सो। जब हमारे पास से 10 साल 15 साल पहले मेट्रो का ही काम दिल्ली में वो हुआ था स्टार्ट, तो उस टाइम पर हमने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर हम टाइम वैल्यू नहीं करते उस टाइम पर भी मनी की, तो हो सकता है आज वो चीज़ लॉसेस में होती, या हमने और दूसरी जापान से हमने टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट किया, या हो सकता है चाइना से भी कुछ हेल्प किया हो कहीं पर कभी किसी टाइम में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे पास लगा रहेगा। हम जब भी कभी बात करेंगे इकोनॉमी लेवल पे या फ्यूचर की बात करेंगे, तो बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड फ्यूचर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, कि कल को क्या होगा हमको नहीं पता है हमारे साथ। दैट इज द रीजन वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, as we know that future is never certain, as we know that future is always uncertain, and we can't determine the risk involved in future because of the outflow of cash is in our hands and payment, as there is no certainty to the future cash inflows. अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिजनेस की बात करें या अगर हम कोई भी अपनी आज की इकोनॉमी की बात करें, तो जो हमारी आज की इकोनॉमी की सिचुएशन है, हो सकता है बहुत सारा
वैसे तो current scenario is that we are not at profit in any sense and the economy is going down, GDP is going down, everything is down for now. But फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि जैसी आज सिचुएशन है ऐसे ही रहे, हो सकता है फ्यूचर कैन बी मोर वर्स देन टुडेज टाइम। तो अगर हम ये नहीं करने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी नहीं करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर में शायद हमारी जो सिचुएशन है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि वर्स्ट हो। इन्फ्लेशन, नाउ इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ एनीथिंग। हम कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्विस की भी बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी भी इकोनॉमी की, या अदरवाइज भी कोई लग्जरी भी कोई सर्विस है जो हम अवेल करना चाहते हैं, अगर हर चीज़ का प्राइस बढ़ता रहता है, पैसा बढ़ता जा रहा है हमेशा, आज कोई चीज़ 10 रुपये की मिलती है, फिर वो 2 महीने बाद 12 रुपये की मिलने लगती है, फिर वो चीज़ 15 रुपये की हो जाती है 5 साल बाद, और शायद उससे 10 साल बाद वो चीज़ 20 रुपये की हो जाए। तो जो वैल्यू ऑफ मनी आ जाए, यानी कि हम कोई चीज़ जो आज 10 रुपये में खरीद पा रहे हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से हम 10 रुपये में वो चीज़ 10 साल बाद तो नहीं खरीद पाएंगे, हमें शायद उसके लिए 20 रुपये चाहिए रहेंगे, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया ना। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। वो इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कि लोगों के पास, जो कंट्री मैन है, सिटीजन है, उनके पास जो परचेजिंग पावर है, जो उनकी इनकम है, जो उनका पैसा है, उनका मनी है, वो आज जो अगर उनको रिसीव हो रहा है तो वो उस चीज़ में वो पैसा वो आज लेने में इंटरेस्टेड ज़्यादा होंगे देन दैट ऑफ द सेम अमाउंट दे आर रिसीविंग इन द फ्यूचर। पहला फ्यूचर में तो वो ऑब्वियसली कोई भी लेना चाहेगा ही नहीं, जितना जल्दी अपना पैसा सबको मिले उतना जल्दी वो लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर आज है वो फ्यूचर में ऑफ कोर्स कम होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड, अ रूपी टुडे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर रियल परचेजिंग पावर देन अ रूपी इन फ्यूचर। समझ गए आपकी, मतलब अगर 10 रुपये की या 1 रुपये की वैल्यू जो आज है वो जनरली ग्रेटर ही है, ज़्यादा ही है फ्यूचर में आने वाले टाइम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत पुरानी बात भी करें, पास्ट में भी, फ्यूचर का तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में ऑब्वियसली इसका पैसे की परचेजिंग पावर कम होने वाली है, कि आज जो पैसे की वैल्यू है वो ज़्यादा है, फ्यूचर में कम है। तो अगर हम पास्ट का एग्जाम्पल उठाकर देखें तो पास्ट में भी यही अप्लाई होता है कि पास्ट में जो वैल्यू थी हमारे रुपये की वो ज़्यादा थी देन दैट ऑफ टुडे। एज एन इकोनॉमी भी समझ लीजिए कि अगर हमें $1 के लिए यूएस को पैसे देने पड़ते थे फॉर एग्जांपल, तो हमें 50 रुपये देने पड़ते थे या 55 रुपये देने पड़ते थे, आज हमें उस चीज़ के लिए 75 रुपये भी देने पड़ते हैं, तो वो वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज कंजम्पशन। इंडिविजुअल्स जनरली प्रेफर करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। हमें कोई भी चीज़ अगर आज मिल जाए तो वो बहुत, हम लोग उसको प्रेफर करते हैं देन दैट ऑफ सेम अमाउंट, सो सेम चीज़ कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी कंजम्पशन के लिए हमारी डिमांड हो, वो कि वो हमें फ्यूचर में मिले। हमारी कंजम्पशन इस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई डिमांड है कि हम कुछ बाय करना चाहते हैं, कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो हम एज एन इंडिविजुअल, एज द सिटीजन, एज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ये हमारा नेचर होता है कि हम वो चीज़ को आज ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये करना चाहते हैं देन दैट ऑफ कि हमें कोई बोले ये चीज़ तुम्हें 2 साल बाद दे देंगे या 10 साल बाद दे देंगे। सो कंजम्पशन के ऊपर भी डिपेंड करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हर किसी को आज ही चाहिए, हर किसी को कंज्यूम आज ही करना है, कुछ भी वांट भी है, विश भी है, तो हम विश, अपनी कोई भी विश है उसको हम इस तरीके से बचा कर नहीं रखते कि हम 10 साल बाद ही विश पूरी करेंगे। अगर हमारे पास परचेजिंग पावर आज है, पैसा है कुछ भी खरीदने का, और हम उसको चाहते भी हैं खरीदना, विश भी है, तो हम उसको आज के आज ही खरीदें, ना कि हम उसको सोचते हैं कि हम 10 साल बाद खरीदेंगे, कोई बात नहीं, आज भी पैसा है तो कोई बात नहीं। सो कंजम्पशन ऑल्सो बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी इन्वेस्टर है या अपनी इकोनॉमी को भी अगर हम एज एन इन्वेस्टर समझ लें कि इंडिया एज द इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट विच इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कंट्रीज को इन्वाइट किया कि तुम आकर इन्वेस्ट कर सकते हो, कल को ऐसा होगा, इसको इन्वेस्ट करने से तुम्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमेशा हम, अगर हमें प्रॉफिट दिख रहा है तो हमारी कंट्री इकोनॉमी, एज एन इकोनॉमी, हम सोचेंगे ही कि हम ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में हायर रेट ऑफ रिटर्न इस पर मिल जाए। एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो भी हम यही सोचते हैं कि एज एन इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो भी हम यही सोचते हैं कि प्रॉफिटेबली वी कैन यूज़ आवर मनी, जो हमारे पास आज है, अगर वो मनी हमारी
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो गई, उसके बाद हमारी कुछ सेविंग जो बचती है, जो पैसा बच जाता है, आपने देखा होगा कि हम एज एन ह्यूमन बीइंग अपना जो बचा हुआ पैसा होता है, जो अनयूज्ड मनी होता है, उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं सो दैट वी कैन अर्न मोर मनी। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं कि बैंक में एटलीस्ट सेविंग बैंक में इंटरेस्ट तो आएगा, या कुछ लोग एफडीज में भी सेव करते हैं, या कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाकर उस पर अर्न करते हैं इंटरेस्ट, या कुछ लोग शेयर मार्केट में लगा के उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में हैं, उस वो भी रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि मनी का वैल्यू जो है, सेम अमाउंट ऑफ मनी का वैल्यू जो है वो डिफरेंट टाइम में चेंज हो रहा है। इसका ये सब इसी के रीजन थे, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था कि रीजन है, हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ एन इंडिविजुअल इज गिवन एन ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लीजिए कि आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं टू इधर रिसीव दी ₹10,000 की 10,000 रुपया आप आज लेना चाहोगे कि एक साल बाद लेना चाहोगे। Every individual will want that money today itself, right? He will prefer कि आज ही दे दो, 10,000 रुपीज है तो कुछ भी XYZ वैल्यू ले लीजिएगा आप, और उसको हर कोई प्रेफर करेगा कि हमें now we should receive it. Everybody will prefer to get it now. This is because today he may be in a position to purchase more goods with this money. कि मतलब आज 10,000 रुपए से फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो हो सकता है वो फ्यूचर एक साल बाद ना खरीद पाए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का हमें कुछ भी नहीं तो फर्नीचर खरीदना है, या घर का कुछ भी रिक्वायरमेंट आपको कुछ भी है, तो वो जो हम आज में बाय कर सकते हैं, या एज एन इकोनॉमी भी जो हम आज बाय कर सकते हैं, वो चीज़ फ्यूचर में महंगी ही होने वाली है। कोई प्रोजेक्ट भी हम एट टाइम्स बाय करते हैं ना, कोई टेक्नोलॉजी हम एट टाइम्स बाय करते हैं, कंट्री एज अ कंट्री भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने सिटीजन्स को अवेलेबल कराने के लिए बाहर दूसरी कंट्रीज से खरीदती भी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि ये चीज़ की कमी है या ये हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस नहीं होता, फिर भी उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, खरीदते हैं लोग, तो गवर्नमेंट उसको दूसरी कंट्री से खरीदती है। सो दिस इज व्हाट इट इज़ कि एवरी इंडिविजुअल या कोई इकोनॉमी सेम सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन इकोनॉमी ऑल्सो, कि अगर आज में कोई भी हमें दिया जाए ऑप्शन कि आज लेना है कुछ या फ्यूचर में लेना है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर इट इन द प्रेजेंट टाइम्स। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पर्सन उसको, एक तो ये कि उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है, पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा है, उसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि उस पैसे से वो अर्न भी तो कर सकता है। एक साल बाद ये पैसा लेगा तो इससे अच्छा वो आज लेके एक साल का इंटरेस्ट भी उसको मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, तो उसका पैसा वैसे भी बढ़ गया, राइट। अब इम्पोर्टेंस हम क्यों पढ़ते ही क्यों है हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM जो हम इसको लिख रहे हैं, व्हाई आर वी, व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमें जरूरत ही क्या है। सो अगर हम इम्पोर्टेंस देखें इसकी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो एक तो है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत हेल्प करती है। एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें, एज अ बिजनेसमैन अगर हम बात करें, सारे स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस कुछ भी हो, कैसे चल रहे हैं वो, फंड से ही चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से चल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प होता है। स्मॉल बिजनेसेस ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑपरेशंस, एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन। छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो भी पैसे, लिमिटेड रिसोर्स उनके पास है। हर वैसे तो हर बिजनेस के बात ही, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज स्केल पर हो रहा हो, बिग बिजनेसेस हो, सभी के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, वो सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस एक्टिविटी को कब परफॉर्म करना है, कब हमें एक्सपैंड करना है, क्या करना है। सो ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, किस किस टाइम पर, इज दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वी कैन बी एट लॉस इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज में एज एन इकोनॉमी, एज द गवर्नमेंट, अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनली किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, समझ के कि हमारा वैल्यू जो है ऑफ मनी, INR का वैल्यू आज 75 रुपये के बराबर, 75 रुपये देने पड़ते हैं हमें $1 के लिए, और अगर हम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करेंगे तो हो सकता है 20 साल बाद हमें 75 की जगह शायद 175 रुपये देने पड़े, या 100 रुपये तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ मनी हमारी कम हो जाएगी। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में हमसे तो डॉलर्स ही मांगे जाएंगे ना। आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर $1,000 मांगे जा रहे हैं
और ये इन्वेस्टमेंट हमें 5 साल बाद भी करनी होगी $1000, तो क्या हमें सेम अमाउंट ऑफ रुपी देना पड़ेगा? नहीं, हमें फ्यूचर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपी देना पड़ेगा। तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके रखना है कि अच्छा अगर हम आज $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक या $1000 वटेवर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना रुपया देना है, लेकिन इतना ही $1000 अगर हम 5 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना पैसा देना होगा। वो वैल्यू ऑफ मनी करने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी हेल्प कर रहा है, ये देखिए। और अगर हमने ये नहीं करा तो फ्यूचर में हमें लॉस होगा। अगर यही गवर्नमेंट लेते रहती है तो इसको भी लॉस होगा, अल्टीमेटली हमारी कंट्री को लॉस होगा। या दूसरी गवर्नमेंट भी आती है सपोज आफ्टर 5 years 10 years व्हाटएवर टाइम, तो उनके लिए फिर ये होगा कि वैल्यूएशन की तरफ से तो उन्होंने वही अमाउंट लिखा होगा, 75,000 सोचा होगा कि हमें एज एन इन्वेस्टमेंट रखना है, बट उस ईयर में 75 की जगह हमें शायद ज़्यादा अमाउंट देना पड़े, 1 लाख रुपए देना पड़े। गॉट इट? इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो व्हेन अ बिजनेस चूजेस टू इन्वेस्ट द मनी इन अ प्रोजेक्ट सच एज एक्सपेंशन या कुछ भी हमें करना है या कुछ हमें नया प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, किसी भी बिजनेस में हमें कुछ भी करना है या कोई परचेज करना है, कोई लैंड परचेज करना है या कोई ऐसा इक्विपमेंट परचेज करना है, मशीनरीज परचेज करनी है, कुछ भी करना है जो कि हमारे पास सालों साल के लिए आती है, तो वहाँ पर भी कैपिटल बजटिंग करने के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वैल्यूएशन कर लें, तभी हम अपना फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजंस ले रहे हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड वो हम लें, अदरवाइज इन फ्यूचर वी कैन बी एट लॉस। Example showing the methods of how time value of money is used by a firm or by any country also in making different decisions. Now companies apply time value of money in various ways to make yes or no decisions. सेम चीज कंट्री भी एज एन इकोनॉमी भी अप्लाई करती है किस चीज में, एवरी इकोनॉमी अप्लाइज कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कि हमें इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में हमें इतना करना पड़ेगा, उसका कितना बेनिफिट होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या रिटर्न्स हमें मिलेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज सम मेथड व्हिच वी आल्सो कैलकुलेट व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड मनी, कि फ्यूचर में हमें उस पर कितना मिलने वाला है, रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरीथिंग, हमारी आज की क्या प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलने के बाद फ्यूचर में क्या वैल्यू हो जाएगी। ये सारे मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बताता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स टू टेक अ डिसीजन वेदर वी हैव टू प्रोसीड विद वन प्रोजेक्ट एज यस और नो। ठीक है, टाइम वैल्यू पर अभी 10,000 रुपीज़ का जो मैंने एग्जांपल लिया है इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज गिवन या इंडिविजुअल इज गिवन द ऑप्शन ए टू रिसीव 10,000 नाउ, या बी ऑप्शन उसको दे रहे हैं कि भाई आपको 3 साल के बाद लेना है, ठीक है, बिकॉज ऑल्दो द अमाउंट इज सेम, सो 10,000 रुपये अभी भी 10,000 ही दे रहे हैं, 3 साल बाद भी 10,000 ही देंगे, बट वो पर्सन ये सोचेगा कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू जो है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से भी देख लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए है 0, यानी कि 0 की सिचुएशन है आज की, नाउ 10,000 रुपया है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऑप्शन ए में 10,000 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 10,000 प्लस उसका जो भी इंटरेस्ट होगा, 10% के हिसाब से भी है, 2% के हिसाब से भी है, जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 प्लस इंटरेस्ट करके हो जाएगी। कुछ तो बढ़ेगा ही, कुछ अमाउंट तो इंटरेस्ट पर लेकर बढ़ेगा, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़कर उसके पास रहेगा। अगर वो आज 10,000 रुपया लेता है तो रिसीव, ठीक है, ऑप्शन बी में वो रिसीव कर रहा है 10,000 रुपया 3 साल के बाद, आप समझिए 3 साल के बाद रिसीव कर रहा है, तो 10,000 रिसीव करेगा, तो एक्चुअल में उसको आज क्या मिला, 10,000 माइनस वो जो इंटरेस्ट रेट वो कमाता 3 साल में वो उसके पास नहीं आएगा, तो 10,000 रुपया बेसिकली उसको 3 साल बाद मिला, रादर देन कि वो अगर उसको आज लेता तो उसको 3 years बाद 10,000 प्लस इंटरेस्ट मिलता। गॉट दिस पॉइंट? सो यू प्रेफर टू चूज इन ऑप्शन ए। हम इसीलिए ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि एक साल ऑप्शन ए में अगर वो चूज करता है, फॉर एग्जांपल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसको 1 साल में 4.5% इंटरेस्ट मिलता है, तो 10,000 पे 450 रुपये मिला। सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू हो गई 10,920, थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू होगी 11,411, यानी कि 2 ऑप्शंस में अगर वो आज लेता है 10,000 रुपया तो उसका 3 साल बाद वैल्यू हो जाएगा 11,411 रुपया। वेयर एज दूसरे ऑप्शन में हमने उसको बोला कि नहीं भी हम आपको आज नहीं दे रहे, यू टेक दिस सेम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 years, तो 10,000 ही रह जाएगा ना।
सो ऑप्शन ए इज बेनिफिशियल। तो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें नहीं पता होता और ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट में क्या है, रेट ऑफ रिटर्न के क्या है, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते और हमें ये वाइस डिसीजन नहीं ले पाते कि हम मनी को आज ही लें और अर्न करके उसकी वैल्यू को बढ़ाएं आफ्टर 3 years। ठीक है, ये सब अब इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने इसी सेम फॉर्मूले में जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताया था कि हम इसमें रखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, PV into 1 plus I into n raised to the power n। n is equal to number of years कि हम जितने number of years के लिए कैलकुलेट करें। इसको हम 3 भी रख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में 3 लिया है, आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, तो 2 साल का वैल्यू ऑफ मनी निकल जाएगा। और अगर हम इसको 1 ईयर रखते हैं तो 1 में तो जो भी आ जाएगा वही पर्टिकुलर 1 साल का हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी अगर इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम 10,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू में 1 प्लस में 0.045 जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 100 करके तो उसका वैल्यू आएगा 0.045। इस पर्टिकुलर चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि 11411 आया थर्ड ईयर में, वो वैल्यू इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से इस तरीके से थर्ड ईयर का आ गया। अगर आप फोर्थ ईयर का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो रेज़ टू द पावर 3 लगाई है उसको हम 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, या 100 ईयर्स का भी एक साथ आप इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज अगर 10,000 की वैल्यू 10,000 है तो 100 ईयर्स बाद कितनी होगी अगर हम हर साल उसका 4.5% ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली करते रहेंगे अर्न। एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें, एक कंपाउंडिंग टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे होता है हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4.5%। 4.5% 10,000 पे निकाल के हमने 450 रुपये इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो अब हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपया जो हमारा बढ़ के 10,450 हो गया, अब नेक्स्ट ईयर हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 450 पर भी मिलेगा, क्योंकि 450 भी हमारी इनकम होगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ था, तो हमें ये भी कैलकुलेट करना होता है कि क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ मिलता रहेगा या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट रिसीव्ड। गॉट इट। ये बहुत छोटा सा अरिथमेटिक फॉर्मूला जो हमने पहले स्कूल्स में भी पढ़ा होगा आप सभी ने मैथमेटिक्स में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होता है। सो सेम ही चीज़ है कि अगर हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट करने में, कि फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट करने में या आज की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। डिस्काउंटिंग होता है कि प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है किसी भी चीज़ की। टेक्निक्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ही टेक्निक्स हुई कंपाउंडिंग टेक्निक्स, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, वो चाहे आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ये वाला, इसके थ्रू निकाल लीजिए। So that becomes the compounding technique in which the interest earned on the initial principal amount becomes the part of the principal at the end of the compounding period। यानी कि पहले ईयर में तो हमको 10,000 रुपये पे मिला था इंटरेस्ट, जो 450 रुपये हुआ तो 10,450 हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा 4.5%, वो 10,000 पर नहीं मिल के हमको 10,450 पे मिलेगा। फिर हमारा वैल्यू जो भी बढ़ गया सेकेंड ईयर में 10,900 रुपये अगर हो गया, तो थर्ड ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड नॉट ऑन 10,000 बट ऑन 10,900। सो दैट इज कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स एंड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स डिस्काउंटिंग द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू का तो ये फॉर्मूला है ही, एज वी नो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय दिस। उस पर्टिकुलर में इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले की अगर हम साइड चेंज करके इधर ले आएंगे 1 प्लस I इंटू रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। तो दीज आर द टू टेक्निक्स। ठीक है, या तो हम फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का पैसा वैल्यू होगा हमारे पास, या फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होगा। इन दोनों में से कुछ भी किसी का भी एक वैल्यू अगर है तो हम इस फॉर्मूले में डाल के दूसरे का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। मेथड्स किस तरीके से, कंपाउंडिंग, ये चीज इस व्हाट इज कंपाउंडिंग, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली टू फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मैंने आपको अभी बताया कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा कैलकुलेशन के लिए बचेगा, वो जो
जो फर्स्ट ईयर में था वो ना रह के नेक्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट के साथ जुड़कर हम कैलकुलेट करेंगे. दैट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट अर्न, दोनों पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. ठीक है. इट इज द इंटरेस्ट दैट एंड सिंपल इंटरेस्ट जस्ट द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट. यानी कि 10,000 पे अगर हम 450 रुपया हर साल कैलकुलेट करते रहेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. 450 से ऊपर कुछ भी अमाउंट हमें अगले अगले सालों में जो भी नेक्स्ट ईयर्स में मिल रहा है एज एन इंटरेस्ट वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. So these are the all conclusions which we receive after studying the time value of money in economics. That we have learned the importance. हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमको पता चल गया. क्या हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं. कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दैट वन प्रोजेक्ट वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस टू इन्वेस्ट इन टुडेज टाइम, कि फ्यूचर में हमें वो रिटर्न देगा या नहीं देगा. ये सब कुछ हम कैलकुलेशन अगर हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस कॉन्सेप्ट को हम कंसिडर करेंगे तो हमें दिखा सकता है कि whether we and can give us the idea also whether we should go for it or not, whether this particular project will be beneficial for our country, for the economy, for us or for a business as an individual also या नहीं करेगा. So I hope that everything is clear. अगर किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. I have 1 minute. I am going to capture the attendance. 22 people have joined this meeting. Any question, guys? Please come on. You can unmute yourself and give me the response. I'm clicking your attendance meanwhile. So should I understand that nobody has got any questions and everything is clear to everybody as far as this topic is concerned? Less than a minute left. Okay, guys. Thank you so much for your time. Then take care. Bye bye. We'll see you tomorrow. Bye bye. कहाँ ले जा रहा है?